हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं आपके लिए एक न्यू स्टोरी लेके आई हूँ। तो चलिए उसे स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड को देखते हैं जिसका नाम फांशी होता है, जो कि अपने फियांसे एंड अपनी स्टेप सिस्टर को साथ में देखती है। दोनों से मिलकर चीट कर रहे होते हैं जिससे उसे बुरा लगता है और फिर वो अपने एक्स फियांसे जैन के अंकल शेंगजी को एक रूम में खींच लेती है और उसे सिड्यूस करने लगती है। सोचती है कि जब जैन मुझ पे चीट कर सकता है तो मेरे मन में भी आए वो मैं कर सकती हूँ। चैंगली उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन फांशी तो नहीं रुकती है। फिर वो भी क्यों रुकता, एंड दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट टाइम स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फांशी की आंख खुलती है तब उसे रियलाइज होता है कि उसने क्या कर लिया है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है एंड वहाँ से चुपचाप चली जाती है। जब चैंगली उठता है तो वो देखता है कि फांशी वहाँ से जा चुकी है, जिससे वो कहता है कि कल रात को तो वो बहुत बोल्ड थी, तो अभी भला उसे क्या हुआ। जिसके बाद वो फांशी की कंपनी जाने का डिसाइड करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फांशी वापस से जैन एंड आंजी को साथ में देखती है एंड इस बार दोनों की रिकॉर्डिंग करती है, जहाँ पे जैन आंजी से कहता है कि मैं जल्दी ही तुम्हारी सिस्टर के साथ ब्रेकअप कर लूंगा क्योंकि तुम मेरे बेबी से प्रेग्नेंट हो और मैं उसके बाद जल्दी ही तुमसे शादी भी कर लूंगा। जब दोनों बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे फांशी दोनों से कहती है कि तुम दोनों चीटर हो। जैन उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो यहाँ पे खड़े होकर ये सब कुछ सुनने की। फांशी उससे कहती है कि तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए और उन्हें रिकॉर्डिंग सुनवाती है। दोनों शौक रह जाते हैं। जैन फांशी से कहता है कि तुम अभी भी अच्छा बिहेव करोगी और ये रिकॉर्डिंग डिलीट कर दोगी तो मैं तुमसे अभी भी शादी कर लूंगा, तो तुम्हारे पेरेंट्स की इज्जत भी बनी रहेगी। फांशी कहती है कि वो कौन से मेरे रियल पेरेंट्स हैं जिनकी चिंता मैं करूं। जैन गुस्सा होकर इसे थप्पड़ मारने ही वाला होता है लेकिन तभी वहाँ पे हमारा शेंगली आ जाता है एंड फांशी को बचा लेता है। जैन फिर उसे कहता है कि अंकल आप यहाँ पे क्या कर रहे हो। वो कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़की पे इस तरह हाथ उठाने की, जहाँ पे फांशी उसे कहती है कि ये दोनों मिलके मुझे चीट कर रहे थे और उसे रिकॉर्डिंग भी सुना देती है। जिस पे तो शेंग वापस से गुस्सा होता है और उसे मारने वाला होता है लेकिन शेंगली फांशी को बचा लेता है और फिर जैन को मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिन फैमिली का हिस्सा होने के बावजूद तुम एक लड़की पे हाथ उठा रहे हो और अब से तुम दोनों की एंगेजमेंट भी कंटिन्यू नहीं होगी। ग्रैंडपा से मैं ये बात कर लूंगा। जिसके बाद जैन एंड आंजी वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद शेंगली फांशी को टीज करता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि दोनों ही कॉफी पीने साथ में गए होते हैं, जहाँ पे शेंगली फांशी से कहता है कि तुम इतना ऑकवर्ड फील क्यों कर रही हो, कल रात को तो तुम बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं थी। फांशी कहती है कि कल रात को जो हुआ वो मुझसे मिस्टेक हो गई, हमें इसे कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेंगली कहता है कि मेरे लिए तो वो बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं थी, मैं तो तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूँ। फांशी हंसती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी गर्लफ्रेंड बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो बस नाइट स्पेंड करनी थी। जिससे तो शेंगली बहुत ही शॉक हो जाता है। तभी शेंगली को किसी का फोन आता है जिससे वो साइड में जाकर बात करता है, जो कि उसके ग्रैंडफादर होते हैं, जिससे कहते हैं मैंने सुना है कि तुमने अपने नेफ्यू की गर्लफ्रेंड को उससे छीन लिया। शेंगली कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, जैन ने फांशी पे चीट किया था और मैं एंड फांशी एक दूसरे से प्यार करते हैं। ग्रैंडपा कहते हैं कि मुझे तुम दोनों के रिलेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अब तुम्हें जल्दी ही मुझे फांशी से मिलवाना पड़ेगा। जिस पर वो भी हाँ करता है। यहाँ पे हम फांशी को देखते हैं जिसे भी उसके ऑफिस से फोन आ रहा था, तो वो भी वहाँ से चली जाती है। जब वो ऑफिस पहुँचती है तो वहाँ पे उसका बॉस बताता है कि तुम्हारी पूरी ही टीम को जॉब से निकाला जा रहा है। वो गुस्सा होकर कहती है कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मैनेजर कहता है कि तुम्हारी टीम का हमारी कंपनी में अब कोई काम नहीं, इसलिए हमने टर्मिनेट कर दिया है। गुस्सा होकर फांशी जब बाहर जाती है तो उसके टीम मेंबर उसका ऑलरेडी वहाँ पे वेट कर रहे थे। फांशी कहती है कि अगर तुम सब चाहो तो मैं तुम्हारे लिए एक न्यू कंपनी स्टार्ट कर सकती हूँ, जिस पे सभी उसके लिए काम करने के लिए अग्री हो जाते हैं। जब सब आगे जाते हैं तभी वहाँ पे शेंगली भी अपने असिस्टेंट मेन के साथ आता है। फांशी एंड वो दोनों एक दूसरे को देख के बहुत ही ऑकवर्ड होते हैं, जिससे सभी समझ आते हैं कि दोनों डेट कर रहे हैं और उन्हें वहीं पे अकेले छोड़ के चले जाते हैं। शेंगली कहता है कि यहाँ पे क्या हुआ। फांशी उसे सारी सिचुएशन बता देती है, जिससे शेंगली कहता है कि हमारी बात अभी भी कंटिन्यू नहीं हुई है, इसलिए चलो हम अकेले में बात करते हैं। जिससे फांशी उससे पूछती है कि क्या तुम इसीलिए यहाँ पे आए थे। तो शेंगली उसे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखाता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम अपने टीम के साथ बहुत ही अच्छे परफ्यूम बनाती हो, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है। फिर वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, जहाँ पे शेंगली फांशी को अपने साथ डेट पे चलने के लिए कहता है, लेकिन वो उसके क्वेश्चन को अवॉइड करके वहाँ से चली जाती है। जैसे फांशी बाहर निकलती है उसके फादर गुस्से में उससे फोन करते हैं और कहते हैं कि तुम अभी के अभी घर नहीं आई तो हॉस्पिटल में जो तुम्हारी सिक फ्रेंड पड़ी है हम उसका खर्चा निकालना बंद कर देंगे। जिससे फांशी जल्दी से भाग के घर पहुंचती है, जहाँ पे उसकी सिस्टर आंजी रो रही होती है और उसकी फैमिली उससे कंसोल करती है। आंजी की मदर कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी छोटी बहन को इस तरह रुलाने की, ऐसा तो भला इसने क्या करा है। जहाँ पे फांशी सबको बता देती है कि जैन एंड आंजी का रिलेशन चल रहा था और इसलिए आंजी प्रेग्नेंट भी है। जिससे मैंशी उससे पूछती है कि क्या फांशी सच कह रही है। तो आंजी कहती है
कि पहले से ही जैन मुझे लाइक करता था, लेकिन फांशी हम दोनों के बीच में आ गई, इसलिए हम दोनों कभी भी कपल नहीं बन पाए। जिस पर मैंशी फांशी से कहती है कि अगर तुम्हारी सिस्टर को कोई लड़का पसंद आ गया तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। फांशी कहती है कि वो मेरी सिस्टर नहीं है, जिस पे तो मैंशी उस पर गुस्सा करती है। जहाँ पर आंजी बीच में आती है और अपनी मदर को डिफेंड करती है, तो फांशी उसे थप्पड़ मार के नीचे गिरा देती है। गुस्सा होकर गाओ शाओ भी फांशी से कहता है कि तुमने वापस से अपने एंगेजमेंट को जैन के साथ कंटिन्यू नहीं करा तो मैं तुम्हारी सिक फ्रेंड के लिए इलाज के पैसे नहीं दूंगा। जिस पर फांशी बहुत ही डर जाती है और अपनी फ्रेंड बाइजिंग को देखने के लिए हॉस्पिटल चली जाती है, जहाँ पे गाओ शाओ तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। लेकिन आंजी उसके पास आती है और कहती है कि फादर आपको इतना ज्यादा गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, अब मैं जब जैन के बेबी से प्रेग्नेंट हूँ तो जैन फैमिली हमारे साथ कोलैबोरेशन बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। जितने तो गाओ शाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि फान फैमिली के बाहर शेंगजी आया हुआ है, जिसे देख के तो गाओ शाओ खुश हो जाता है। उससे लगता है कि ये यहाँ पे मे बी आंजी के लिए आया होगा, लेकिन वहाँ पे आते ही शेंगली तो फांशी के बारे में पूछने लगता है। गाओ शाओ उससे कहता है कि हमने आज ही फांशी को अपने घर से बाहर निकाल दिया है, इसलिए अब उसका हमारे साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। ये सुनते ही शेंगली तो गुस्सा होता है और गाओ शाओ से कहता है कि अगर इस घर में फांशी नहीं रहती है तो हमारी जिन फैमिली को आपके फान फैमिली के साथ कोई भी कोलैबोरेशन नहीं करना है, और ऐसा कह के वहाँ से चले जाता है। जिससे तो गाओ शाओ बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है एंड अंदर जाके आंशी को थप्पड़ मारता है और कहता है कि अगर तुम जैन के बेबी से प्रेग्नेंट नहीं हुई होती तो अभी भी हमारी कंपनी का जिन फैमिली के साथ कोलैबोरेशन हुआ होता एंड हमें इतने सारे नुकसान नहीं झेलना पड़ता। जिससे मानशी भी उसे चुप रहने के लिए कहती है और कहती है कि इस तरह का उसके साथ बिहेव मत करो। अंशी अपने फादर से कहती है कि आप चिंता मत करो, कुछ टाइम बाद ही जिन ग्रुप में परफ्यूम मेकिंग कंपटीशन होने वाला है, इसलिए मैं वहाँ पे जाऊंगी और कंपटीशन जीत जाऊंगी। फिर तो उनकी फैमिली में हमारी फैमिली की रेपुटेशन और भी बढ़ जाएगी। जिससे तो गाओ शाओ खुश हो जाता है और उसे ऐसा करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ हम फांशी को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल पहुंच गई थी, लेकिन रास्ते में वो गिर जाती है क्योंकि एक लड़का उसे धक्का दे देता है। फिर भी वो रुकती नहीं है और अपनी फ्रेंड बाइजिंग के पास जाती है, जिसकी हालत अभी भी बहुत ही खराब थी। बाइजिंग का कोमा में होने का रीजन कोई और नहीं बल्कि फांशी था। दोनों ही ऑर्फनेज में साथ में बड़े हुए थे एंड एक बार जब फांशी का एक्सीडेंट होने वाला था तो बाइजिंग बीच में आ गई थी एंड उसे ही सर पे चोट लग गई थी, जहाँ पर फांशी बाइजिंग से कहती है कि मैं हमेशा तुम्हारी इसी तरह केयर करूंगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब परफ्यूम मेकिंग कंपटीशन था तो वहाँ पर फांशी पहुँचती है, लेकिन पीछे से आंजी आके उसे कहती है कि बिना तुम इनविटेशन के अंदर कैसे जाओगी। फांशी उससे कहती है कि तुम्हें क्या पता कि मेरे पास इनविटेशन है या नहीं है। आंजी कहती है कि तुम्हारे पास भला अब इनविटेशन कहाँ से आएगा, अब तुम फैमिली का भी हिस्सा नहीं हो जो तुम्हारे पास इतने पैसे आए कि तुम इनविटेशन खरीद सको। और ऐसा कह के उसकी इंसल्ट करने लगती है, जहाँ पे फांशी अपने बैग में से एक ब्लू कलर का एनवेलप निकालती है। आंजी उस पर हंस के कहती है कि ये तो एक ब्लू कलर का एनवेलप है और तुम्हें पता है कि कॉम्पिटिटर्स के लिए रेड कलर का एनवेलप होना चाहिए, और अगर तुम यहाँ पर सिर्फ इसीलिए आई हो कि तुम वापस से जैन को सेड्यूस कर सको तो अब ये चीजें तुम्हारे काम नहीं आने वाली हैं। और फिर ऐसा कह के दोनों ही फांशी का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से शेंगली आ जाता है और कहता है कि तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई फांशी का इस तरह से मजाक उड़ाने के लिए। जहाँ पे जैन और आंजी दोनों उससे कहते हैं कि फांशी के पास इनविटेशन भी नहीं है, फिर भी वो जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रही है। जहाँ पे फांशी कहती है कि तुम दोनों को ये नहीं पता है कि जज का जो इनविटेशन है वो ब्लू कलर का ही है, जिससे तो दोनों शॉक रह जाते हैं क्योंकि आज के परफ्यूम मेकिंग कंपटीशन की जज कोई और नहीं बल्कि फांशी होने वाली थी। उसके बाद शेंगली उन दोनों से कहता है कि अगर आज के बाद तुमने फांशी को बिल्कुल भी परेशान किया तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, और ऐसा कहकर फांशी को अंदर लेके जाता है। फांशी उसे थैंक यू कहती है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन शेंगली कहता है कि अगर मेरी गर्लफ्रेंड को कोई भी परेशान करेगा तो हमेशा मैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊंगा। फांशी हंसती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड कब बनी। शेंगली कहता है कि आज से और अभी से। तभी शेंगली को किसी का कॉल आता है, जहाँ पे उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि आप जितने टाइम से जिस लड़की को ढूंढ रहे थे वो मिल चुकी है, जिससे वो फांशी से कहता है कि मुझे थोड़े काम से बाहर जाना है, और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा दांग भी कंपनी में आए हुए हैं जो कि फांशी से मिलने आए हैं, लेकिन तभी आंजी आके उनसे टकरा जाती है और उन पे गुस्सा करने लगती है। असिस्टेंट कहता है कि तुम्हें पता भी है कि तुम किससे बात कर रही हो, जहाँ पे आंजी कहती है कि ये बुढ़ा कोई भी हो, इससे मुझे क्या लेना देना है, इससे बस अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए कि ये कहाँ पे चल रहा है, और दांग की इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पे फांशी आती है एंड आंजी से कहती है कि बिल्कुल बदतमीज हो तुम, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं है कि जो ओल्ड एज के लोग हैं उनसे किस तरह बात करनी है। आंजी उससे कहती है कि तुम्हें भला इस बुढ़े से क्या मतलब है, क्या तुम्हें इससे भी प्यार हो गया है, जिससे फांशी उसे थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम्हें बड़ों की रिस्पेक्ट करना बिल्कुल भी नहीं आता है, जहाँ पर आंजी उस पर गुस्सा करती है। लेकिन तभी पीछे से शेंगली आ जाता है और आते ही फांशी से कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आंजी के साथ बदतमीजी करने की,
लेकिन जैसे ही उसकी नजर दांग पर जाती है वो उसे वहाँ पे वेलकम करने लगता है। अंजी देखती है कि जब ये ओल्ड मैन तो शैन का ग्रैंडपा है तो उससे तो वो बहुत ही ज्यादा शॉक रह जाती है और उसे पता था कि अब तो ग्रैंडपा दांग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, जिससे वो जानबूझ के नीचे गिर जाती है और उसका वहीं पे मिसकैरेज हो जाता है। पेट में दर्द हो रहा है ऐसा कहकर चिल्लाने लगती है। यहाँ नेक्स्ट सीन में हम शेंगली को देखते हैं जिसके आदमी एक लड़की को पकड़ के खड़े हुए थे। वो लड़की झूठा क्लेम करती है कि वो उसकी सिस्टर है, जिस पे शेंगली उस पे गुस्सा होकर कहता है कि तुम मेरी सिस्टर नहीं हो क्योंकि मेरी सिस्टर के बैग पर एक बटरफ्लाई वाला बर्थ मार्क था जो तुम्हारे नहीं है। और फिर वो अपने आदमियों से कहता है कि इसके फेस पे परमानेंट मार्क कर दो और ऐसा कहके वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे हॉस्पिटल में हम देखते हैं कि जब अंजी को होश आता है तो डॉक्टर बताते हैं कि उसका मिसकैरेज हो चुका है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा अपसेट होती है। एंड वो शैन से पूछती है कि अब मेरे पास बेबी नहीं है तो इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम मुझे छोड़ दोगे। लेकिन शैन कहता है कि नहीं, हम दोनों जरूर शादी करेंगे। तब एक पीछे से ग्रैंडपा दांग कहते हैं लेकिन तुम दोनों की शादी के लिए मैं अप्रूवल नहीं दूंगा। जैसे शैन अपने ग्रैंडपा से कहता है कि अभी तो आंजी के साथ ऐसा हुआ है, आप उससे भला इस तरह कैसे बात कर सकते हो। जहाँ पे फांशी कहती है कि ग्रैंडपा जो भी कहेंगे वो तो तुम दोनों को मानना ही पड़ेगा, जिस पर शैन तो फांशी की इंसल्ट करने लगता है। तभी पीछे से शेंगली आता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड की इस तरह इंसल्ट करने के लिए। जहाँ पर शैन को तो बिलीव ही नहीं होता है कि शेंगली एंड फांशी रिलेशनशिप में है। फिर वो शेंगली से कहता है कि फांशी पहले मेरी फियांसे थी, आप उसके साथ इस तरह रिलेशनशिप में नहीं आ सकते हो। जहाँ पे फांशी कहती है कि जब तुम मेरे फियांसे थे तभी तुमने मेरी सिस्टर को प्रेग्नेंट कर दिया था, इसलिए अब तुम मुझे मत बताओ कि हम दोनों को क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर शेंगली शैन से कहता है कि अब तुम्हें भी अपनी हरकतें बंद कर देनी चाहिए, बिना फालतू में लोगों के ऊपर चिल्लाना एंड गुस्सा करना, ऐसी सब हरकतें करके तुम सिर्फ जिन फैमिली का नाम खराब कर रहे हो। जिस पर शैन भी अग्री होता है। फिर शेंगली फांशी एंड ग्रैंडपा को लेके बाहर चले जाता है। जब दोनों बाहर जाते हैं तो ग्रैंडपा दोनों को हक करते हुए देखते हैं, जहाँ पे एम्बैरेस होकर फांशी कहती है कि मुझे किसी काम से जाना है एंड वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद ग्रैंडपा दांग शेंगली से कहता है कि तुमने अपने लिए एकदम परफेक्ट लड़की चूज करी है, मुझे ये बहुत ही ज्यादा पसंद आई है, जिससे तो वो खुश हो जाता है। यहाँ फांशी जब अपनी कंपनी में पहुंचती है तभी रिपोर्टर्स उसके पास आके पूछने लगते हैं कि आपकी बहन आपके एक्स फियांसे से प्रेग्नेंट हो गई थी, इसलिए कि आपने जानबूझ के उसका मिसकैरेज करवाया ताकि वो अपनी लाइफ अच्छे से ना जी सके। जहाँ पे फांशी रिपोर्टर से कहती है कि मुझे पता है कि आप सबको आंशी नहीं भेजा है, तो अगर वो नहीं चाहती है कि उसकी एंजन की रिकॉर्डिंग में सबके सामने लीक कर दूं तो वो अपना ये तमाशा बंद कर दे, और ऐसा कहके अंदर चली जाती है। जब शेंगली भी उसका इंटरव्यू देखता है तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन आंजी को तो बहुत गुस्सा आता है। तभी वहाँ पर मैंची आती है और आंजी से पूछती है कि यहाँ पे क्या हुआ। आंजी कहती है कि ये सब कुछ फांशी का करा है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि मैं एंजन रिलेशनशिप में है, इसलिए उसने मेरी बेबी को मार दिया। मैंची कहती है कि मैं फांशी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो फांशी की कंपनी के बाहर पहुंच जाती है और तमाशा करने लगती है और कहती है कि आंजी की पूरी लाइफ पर बात करने में सिर्फ फैंची का ही हाथ है। तभी फैंची बाहर आती है और उससे कहती है कि यहाँ पे तमाशा मत करो। मैंची कहती है कि आंजी तुम्हारी सिस्टर थी, फिर तुम उसके साथ इस तरह से ट्रीट कैसे कर सकती हो। फैंची कहती है कि वो मेरी सिस्टर कैसे हुई, मैं तो आपकी असली डॉटर भी नहीं हूँ। बाकी लोग भी सब कुछ ये तमाशा देख रहे होते हैं। मैंची उससे कहती है कि तुम्हें बिल्कुल डर नहीं है ना, तुम्हें अपनी सिस्टर से अब माफी मांगनी होगी, वरना मैं सबको बता दूंगी कि तुम हमारी फैमिली का नाम किस तरह से खराब कर रही हो। फांची कहती है कि आपको शो करना है करो। तभी वहाँ पर शेंगली आ जाता है और कहता है कि आपको पता भी है कि आपकी रियल बेटी कौन है और रियल बेटी कौन नहीं है। फिर वो बताता है कि 20 साल पहले जब आप अपनी दूसरी डॉटर से प्रेग्नेंट हुई थी तब आपने अपनी फर्स्ट डॉटर को ऑर्फनेज में भेज दिया था, ये सोच के कि आपसे 2 बच्चे नहीं संभाले जाएंगे। लेकिन जब आपकी बेटी पैदा हुई थी तो उसके बर्थ टाइम पे ही डेथ हो गई थी और आपके हाउस होल्ड ने अपनी बेटी के साथ उसे चेंज कर दिया था। और उसके बाद जब आपने दूसरी डॉटर को अडॉप्ट किया था तो वो कोई और, वो आपकी बायोलॉजिकल डॉटर थी। यानी इतने सालों से जिस लड़की को आप अपनी बायोलॉजिकल डॉटर समझ के बड़ी करती आई थी वो तो आपकी बेटी थी भी नहीं, और जिस लड़की को आपने कभी अपनी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं समझा वही असली में आपकी बायोलॉजिकल डॉटर निकली। मैंची कहती है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा होता तो आंजी को भी पता चल गया होता। जहाँ पर शेंगली कहता है कि आंजी को तो ये सब कुछ पता था और उसने अपनी रियल मदर को भी आपके वहाँ से जॉब से निकलवा दिया था। मैंची को तो बहुत ही बुरा लगता है, कहती है कि आंजी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है। फिर वो फांशी से माफी मांगने लगती है, लेकिन फांशी उसे माफ नहीं करना चाहती थी। मैंची से कहती है कि मैं तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर हूँ, तुम भला मुझे माफ कैसे नहीं कर सकती हो। फांशी कहती है कि इतने साल आपने मुझे बहुत ही बुरा ट्रीट करा। यहाँ पर मैंची अब जाने के लिए तैयार ही नहीं होती है, जिससे शेंगली गाओशा को कॉल करता है और कहता है कि तुम अपनी वाइफ को यहाँ से ले जाओ। कुछ देर बाद गाओशा भी वहाँ पे आ जाता है एंड जबरदस्ती मैंची को वहाँ से लेके चले जाता है। जिनके जाने के बाद फांशी शेंगली से थैंक यू कहती है उसकी हेल्प करने के लिए। शेंगली उससे कहता है कि तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और दोनों को बात करते हुए पीछे से किम भी देख लेती है। रात को हम देखते हैं
कि जब फांगशी और शेंगली जा रहे थे तो फांगशी शेंगली से कहती है कि मेरे साथ जो हुआ वो सही ही था। मेरी फैमिली ने वैसे भी मुझे कभी अपनी डॉटर नहीं समझा, और जब अब उन्हें समझ आया कि मैं उनकी रियल डॉटर हूँ तो वो मेरे साथ रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं, बल्कि मुझे उनके साथ अब कोई रिलेशन नहीं रखना है। और कहती है कि मेरे लिए मेरी कंपनी, मेरे फ्रेंड्स और बस सब कुछ यही है। फिर वो उसे चॉकलेट दिखाती है और कहती है कि ये मुझे बहुत पसंद है। जब शेंगली वो चॉकलेट देखता है तो उससे बचपन की मेमोरी याद आती है, जहाँ पे वो एक बार रो रहा था जब उसकी सिस्टर खो गई थी। तभी एक छोटी सी लड़की आई थी और उसने शेंगली को यही चॉकलेट दी थी, जिससे शेंगली समझ जाता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि फांची थी। जिसे प्रेजेंट में वो फांची को फोरहेड पे किस करता है। फांची तो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो जाती है। फिर वो उसे कहता है कि कल मैं तुम्हें अपने साथ डेट पे जरूर लेके जाऊंगा, जिस पे वो भी अग्री होती है। नेक्स्ट डे हम ऑफिस में देखते हैं कि फांची बैठी बैठी अपने एंड शेंगली के मोमेंट्स को याद कर रही थी एंड बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस हो रही थी। तभी ऑफिस के बाहर हम देखते हैं कि शेंगली भी आ गया है। उसका असिस्टेंट मैन पूछता है कि आप यहाँ पे क्या करने आए हो, तो वो कहता है कि आज तो मैं फांची के साथ डेट पे जाने वाला हूँ। फिर वो फांची के ऑफिस में जाता है एंड उससे पूछता है कि तुम क्या कर रही थी, जिससे फांची तो उसे देख के बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होने लगती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पर शेंगली उससे कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे साथ डेट पर जाओगी, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ डेट पे नहीं जाना है। शेंगली कहता है कि अब इस तरह तुम अपनी बात से नहीं पलट सकती हो, इसलिए तुम्हें मेरे साथ डेट पे तो चलना होगा। अब दोनों को इस तरह देखकर मिंग भी एम्बैरेस होता है, जिसे देख के फांगशी कह देती है कि ठीक है तुम्हारे साथ मैं डेट पर चलूंगी, लेकिन तुम्हें अब मेरे लिए ड्रेस खरीदने की जरूरत नहीं है। लेकिन शेंगची तो इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं मानता है एंड फिर जबरदस्ती फांगशी को ड्रेस दिलाने के लिए ले जाता है एंड शॉप में जाके कहता है कि यहाँ पे सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस है, वो फांगशी के लिए निकालो। लेकिन फांगशी मना करती है। तभी शेंगली को किसी का कॉल आता है, जिससे वो साइड में चले जाता है। उसके जाते ही वहाँ पर जैन एंड आंजे आ जाते हैं। आंजे आते ही फांगशी से पूछती है कि तुम यहाँ पे भला क्या कर रही हो, ये वीवीआईपी शॉप है, यहाँ पे सिर्फ बिलियनर्स को ही आने देते हैं और तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं होंगे कि तुम यहाँ पे से कपड़े खरीद सको। फांगशी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ जो तुम मुझसे इस तरह बात कर रही हो, और वैसे भी मुझे तो नहीं लगता कि फान फैमिली भी तुम्हें अपने घर में रख रही होगी। आंजी मन ही मन में सोचती है कि फांगशी को कैसे पता चला कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे घर से निकाल दिया है एंड वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। फिर वो जैन से कहती है कि तुम ही देखो ये फांगशी मुझसे किस तरह से बात कर रही है। और फिर वो फांगशी से कहती है कि क्या तुम्हें मेरे लिए बुरा नहीं लग रहा, हाल ही में मेरा मिसकैरेज हुआ था और मेरी हालत इतनी ज्यादा खराब है। जिस पर फांगशी कहती है कि भला मुझे तुम जैसे चीटर्स के लिए क्यों बुरा लगेगा। तभी वहाँ पे सेल्स वुमेन आती है जो वहाँ की सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस लाके फांगशी को देती है। आंजी उससे पूछती है कि तुमने तो कहा था ना कि ये ड्रेस तुम मुझे दोगी, जिससे सेल्स वुमन कहती है कि अब सिचुएशन चेंज हो गई है, ये यहाँ पर अकेली नहीं आई है, ये हमारे सबसे स्पेशल वीआईपी मेंबर के साथ आई हैं। जैन से पूछता है कि तुम भला यहाँ पे किसके साथ आई हो, किस किस को तुम सिड्यूस करने लगी हो, बताओ भला तुम वापस से शेंगली के साथ ही यहाँ पे आई हो ना। फांगशी कहती है कि तुम जब इतने स्मार्ट हो तो तुम्हें मुझसे ये सवाल पूछने की क्या जरूरत है, जिस पे आंजी जैन को शांत करवाती है और दोनों ही मिलके फिर फांगशी की इंसल्ट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे शेंगली आ जाता है एंड आते ही जैन से कहता है फांगशी मेरी गर्लफ्रेंड है, इसलिए आज के बाद तुम दोनों इस तरह से बात नहीं करोगे, और दोनों से ही फांगशी से माफी मांगने के लिए कहता है। जिसे जैन तो तुरंत ही फांगशी से माफी मांगता है एंड आंजी से भी कहता है उससे माफी मांगने के लिए। फिर जैन बहुत ही ज्यादा इंसल्टेड फील करता है और वहाँ से आंजी को लेके चले जाता है, जिससे तो फांगशी बहुत ही ज्यादा खुश होती है और शेंगली से फिर से थैंक यू कहती है उसे हमेशा की तरह रेस्क्यू करने के लिए। शेंगली से कहता है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई भी तुम्हारी इंसल्ट नहीं कर सकता है। रात को हम देखते हैं कि दोनों ही पार्टी में पहुँचते हैं, जहाँ पे फांगशी तो बहुत ही प्रिटी लग रही है। एक आदमी आता है एंड फांगशी से बदतमीजी करने की कोशिश करता है, लेकिन शेंगली मार के उसे नीचे गिरा देता है, जहाँ पर सभी देखने लगते हैं। तो शेंगली सबके सामने अनाउंस करता है कि फांगशी मेरी फियोंसे है, इसलिए आज के बाद अगर किसी ने भी उसकी इंसल्ट करी तो वो मेरी इंसल्ट के बराबर होगा, जिससे सभी शॉक हो जाते हैं। ये सब कुछ देखकर आंजी को तो गुस्सा आने लगता है और कहती है कि ये सब कुछ मेरा हो सकता था, लेकिन मेरे हाथ से फांगशी ने सब कुछ छीन लिया। और फिर अलग अलग कंपनी के सीईओज आते हैं एंड फांगशी से खुद को इंट्रोड्यूस करते हैं एंड उसे बहुत ही ज्यादा टेंशन देते हैं, जिससे शेंगली तो जेलस फील करता है एंड सबका हाथ उससे दूर रख लेता है और कहता है कि मुझे अकेले मेरी फियांसे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना है। फांगशी शेंगली से कहती है कि मैं इतनी जल्दी तुम्हारी गर्लफ्रेंड से फियांसे कब बन गई। शेंगली कहता है कि तुम अभी बन गई एंड हम जल्दी ही शादी भी कर लेंगे। फांगशी कहती है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस रिलेशनशिप को ज्यादा ही जल्दी लेके जा रहे हो। तो शेंगली कहता है कि मेरा बस चले तो मैं तुमसे आज ही शादी कर लूंगा। उसकी ऐसी बातों से फांगशी भी हंसती है, लेकिन उसे अच्छा लगता है कि वो उसे इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है। तभी एक आदमी पीछे से आता है एंड शेंगली से कहता है कि मिसेस फांग ऊपर आपका वेट कर रही हैं, जिससे शेंगली फांगशी से कहता है कि मैं अभी आता हूँ। फांगशी को मन में ऐसा रखता है कि ऐसी कौन सी वुमन होगी जिससे मिलने के लिए शेंगली मुझे यहाँ पे अकेले छोड़ के चला गया। लेकिन तभी एक वेटर आके कहता है
कि मिस्टर शेंगली ने आपके लिए ये ड्रिंक भिजवाई है, जिससे वो ड्रिंक पी लेती है। कुछ देर बाद पता चलता है कि उस ड्रिंक के अंदर तो किसी ने ड्रग्स मिलाया था, जिससे फांची बहुत ही ज्यादा ड्रंक हो गई थी और खुद पे कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। तभी पीछे से आंजी आती है और उसे बताती है कि ये सब कुछ मैंने करा है। तुम्हें क्या लगता था कि शेंगली हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा? जब तुम बहुत सारे लड़कों के साथ रिलेशनशिप बना लोगी तो वो भी तुम्हें आज रात को ही छोड़ के चले जाएगा। और फिर किसी को फोन करके कहती है कि मैंने आपके लिए फांची को रेडी कर दिया है, और वहाँ से फांची को चलने के लिए कहती है। लेकिन फांची पीछे से आके उसके सर पे कुछ मार देती है, जिससे आंजी भी होश हो जाती है। इसके बाद फांची बाहर निकलती है तो एक वेटर आता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फांची उससे कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, लेकिन वेटर बिल्कुल नहीं मानता, जिससे फांची उसे किक करके नीचे गिरा देती है। यहाँ हम शेंगली को देखते हैं जो कि अपनी मदर से मिलने गया होता है। उसकी मदर उसे थप्पड़ मारती हैं और कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर इस तरह आ जाने की। वो कहता है कि आप ही ने मुझे यहाँ पे बुलाया था। उसकी मदर कहती है कि मैं तुम्हें अपनी जिंदगी में खुश नहीं रहने दूंगी, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मुझसे दूर हो गई। तभी पीछे से मिंग आके शेंगली को बताता है कि फांची की ड्रिंक में किसी ने ड्रग्स मिला दिए हैं, जिससे जल्दी ही शेंगली फांची के पास जाता है। यहाँ पे फांची को वो आदमी परेशान कर ही रहा था, तभी पीछे से शेंगली आता है एंड फांची को बचा लेता है। मिंग उस आदमी को बहुत ही मारता है। अब यहाँ पर फांची तो बहुत ही ज्यादा ड्रंक थी, इसलिए वो शेंगली को कुछ ज्यादा ही चिपक रही थी, जिसे शेंगली उठाता है एंड उसे वहां से ले जाने लगता है। लेकिन फांची से कहती है कि अब मुझे बिल्कुल भी मत छोड़ना, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। उसकी ऐसी हरकतों से शेंगली भी बहुत ही हंसता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब फांची की आंख खुलती है तब उसे कल रात की चीजें याद आती हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा एम्बैरेस होती है। तभी शेंगली उसके पास आता है और उसे टच करता है। फांची उससे दूर रहने के लिए कहती है और उससे कहती है कि कल जो भी हुआ वो मुझे कुछ भी याद नहीं है, जिससे शेंगली उसके पास आके कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सब कुछ याद दिला देता हूँ। लेकिन तभी उसे फोन आता है और उसके ग्रैंडपा उसे घर बुलाते हैं, जिससे वो वहाँ से चले जाता है। अब कुछ दिन बाद फांची भी अपने किसी काम से जा रही होती है एंड अपने असिस्टेंट जाओलिन से बात करती है। तभी वो नोटिस करती है कि 2 लड़के उसका पीछा कर रहे हैं, जिससे वो जाओलिन को बताती है कि कोई मेरा पीछा कर रहा है। वो लड़के आते हैं एंड फांची को बेहोश करके वहाँ से ले जाते हैं। जब फांची की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसके सामने आंजी खड़ी है और उसी ने ये सब कुछ करवाया है। फिर वो फांची को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुमने मेरा सब कुछ छीन लिया, वो मैं तुमसे वापस जरूर लेके रहूंगी। फांची उससे कहती है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दोगी तो मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी कि तुमने मुझे किडनैप किया था, और मैं शेंगली से भी ब्रेकअप कर लूंगी। आंजी इससे कहती है कि तुम मुझे कितना भी बेवकूफ बना लो, अब मैं बेवकूफ नहीं बनूंगी। और अपने आदमियों से कहती है कि तुम्हें फांची के साथ जो भी करना है करो। वो लोग सभी मिलके फांची के साथ बदतमीजी करने ही वाले थे, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा हीरो शेंगली आ जाता है और सभी गुंडों को मारने लगता है। एंड देन फिर हमारी प्यारी सी फांची को बचा भी लेता है। यहाँ पर सबके सामने आंजी वापस से नाटक करने लगती है एंड शेंगली से कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैंने ये सब कुछ जानबूझ के नहीं किया, मुझसे गलती से हो गया। लेकिन शेंगली इससे कह देता है कि इस बार तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, जिससे गुस्सा होकर आंजी पीछे एक आदमी से नाइफ ले लेती है एंड फांची की तरफ से स्टैब करने आती है। लेकिन शेंगली बीच में आके फांची को बचा लेता है। फिर उसके बाद गार्ड्स पकड़ के आंजी को वहाँ से ले जाते हैं, लेकिन शेंगची को बहुत ही चोट आ जाती है, जिससे फांची उसे घर लेके आती है एंड बैंडेड करके देती है। फिर उससे कहती है कि आज के बाद अगर कभी भी कोई भी मेरे पर कुछ भी करने आए, लेकिन तुम मुझे सेव मत करना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मेरी वजह से तुम्हें इस तरह चोट लगे। शेंगली कहता है कि जब तक मैं हूँ तब तक मैं तुम्हें कभी भी कुछ भी नहीं होने दूंगा। ऐसा कह के वो फांची को किस करने ही वाला था कि तभी हमारा बीच में मिंग आ जाता है, जिसकी वजह से इतनी प्यारी सी किस इंटरप्ट हो जाती है। फिर मिंग उन दोनों को सॉरी कह के वहाँ से चले जाता है। यहाँ पे फांची एंड शेंगली भी एम्बैरेस हो रहे थे, जिसके बाद शेंगली फांची से कहता है कि मुझे मेरी फैमिली के साथ एक डिनर पे जाना है, तो क्या तुम भी मेरे साथ चलोगी, जिस पे फांची उसके साथ डिनर पे जाने के लिए अग्री हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि फांची शेंगली दोनों ही ग्रैंडपा दांग के साथ डिनर पे आए हुए हैं, जहाँ पे ग्रैंडपा दांग फांची से पूछते हैं कि क्या तुम्हें मेरा ग्रैंडसन कैसा लगता है, जिस पर फांची कहती है कि आपका ग्रैंडसन बहुत अच्छा है और मेरी बहुत केयर भी करता है, जिससे तो दांग बहुत ही ज्यादा खुश होता है। तीनों टाइम स्पेंड कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर फांग आ जाती है और कहती है कि मैं इन दोनों के रिलेशन को अप्रूव नहीं करती हूँ, जिस पर फांची से पूछती है कि क्या मुझसे कोई गलती हो गई है, मैं आपके बेटे को सच में बहुत खुश रखूंगी। फांग कहती है कि मुझे यही तो नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए कि शेंगली बिल्कुल भी खुश रहे, जिस पर दांग उससे कहता है कि तुम इस तरह अपने बेटे के बारे में कैसे बात कर सकती हो। फांग कहती है इसकी वजह से मेरी बेटी चली गई, इसलिए ये खुश नहीं रह सकता। शेंगली उससे कहता है कि आप मेरे रिलेशन इस तरह खराब मत करो। गुस्सा होकर फांग शेंगली को मार देती है, जहाँ पे बीच में जैन आके फांग को शांत करवाता है और उससे कहता है कि आपको इतना गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। तभी शेंगली याद करता है कि बचपन से ही उसकी मदर हमेशा से ही जैन से ज्यादा प्यार करती थी और हमेशा से उसने शेंगली से नफरत करी है, क्योंकि शेंगली की वजह से उसकी छोटी सिस्टर गायब हो गई थी। यहाँ पर भी फांग कहती है कि मेरे जीते जी मैं
तुम दोनों के रिलेशन को कभी पूरा नहीं होने दूंगी। जहाँ पे दांग कहता है कि हमें तुम्हारे अप्रूवल की जरूरत नहीं है, इस घर का बड़ा मैं हूँ और मैंने ऑलरेडी उन दोनों को रिलेशनशिप की अप्रूवल दे दी है। जिस पर शेंगली भी कहता है कि मैं भी अपने फियांसे को नहीं छोड़ने वाला हूँ। फांग कहती है कि तुम लोग कैसे खुश रहोगे मैं भी देखती हूँ। जिस पर फांची कहती है कि मुझे नहीं पता कि आपके और शेंगली के बीच में क्या हुआ है, लेकिन मेरा मानना ऐसा है कि कोई भी रिलेशन रिस्पेक्ट से होता है। आप अगर मेरी रिस्पेक्ट करोगी तो ही मैं आपकी रिस्पेक्ट करूंगी, और मैं देख रही हूँ कि आप मेरे फियांसे की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते हो, इसलिए मैं भी अब आपकी बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी। जिस पर दांग भी फांग से कह देता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इतने सालों तक तुमने अपने बेटे पे बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। जिसके बाद वो भी गुस्सा करती है। देन फिर उसे एक कॉल आता है जहाँ पता चलता है कि उसकी मिसिंग डॉटर मिल चुकी है, जिससे वो शैन से कहती है कि चलो हम यहाँ से चलते हैं। ये सब सुन के शेंगली थोड़ा सा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो सालों से अपनी सिस्टर को ढूंढ रहा था, लेकिन अचानक से उसकी सिस्टर का इस तरह आ जाना फांगशी को फेक लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि दो गुंडे मिलकर एक लड़की को परेशान कर रहे हैं। फांग आके देखती है तो वो लड़की कोई और नहीं बल्कि किम होती है और वो फेक फीफी बनने का नाटक करती है, लेकिन फांग तो उसको देख के बहुत ही खुश हो जाती है और उसे अपनी डॉटर समझ के उसे गले लगा लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फांगशी को सोने के लिए ग्रैंडपा एक रूम में लेके आते हैं और वहीं सोने के लिए कहते हैं। जब फांगशी रूम में जाके कपड़े चेंज करके बाहर आती है तो उसी रूम में शेंगली भी था। दोनों एक दूसरे को एक ही रूम में देख के शॉक हो जाते हैं। शेंगली उससे कहता है कि ये मेरा रूम है, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। फांगशी से बताती है कि ग्रैंडपा ने मुझे सोने के लिए यही रूम दिया है, जिससे वो खुश होता है और कहता है कि मेरे ग्रैंडपा को पता है कि मुझे क्या चाहिए। फांगशी वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन शेंगली उसे पकड़ के बेड पे लेटा देता है और उसे किस करने लगता है, जिससे बाहर ग्रैंडपा सारी बातें सुनते हैं, खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि अब तो मुझे मेरा ग्रेट ग्रैंडचाइल्ड बहुत ही जल्दी मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांगशी मिस्टर लियांग की कंपनी में गई है, जहाँ पे मिस्टर लियांग को वो अपना प्रोजेक्ट दिखाती है। मिस्टर लियांग को उसका प्रोजेक्ट बहुत ही पसंद आता है और वो उसके साथ कोलैबोरेशन करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। जब वो वहाँ से जा रही होती है तभी उससे वहाँ पे किम मिलती है, जो फांगशी से अकेले में बात करने के लिए कहती है। जब फांगशी से अकेले में बात करने के लिए जाती है तो किम बताती है कि शेंगली मेरा भाई था। फांगशी उससे पूछती है कि ऐसा क्या प्रूफ है जिससे सबको पता चल गया कि तुम ही फीफी हो। तो किम बताती है कि मेरे पीठ पर एक बर्थ मार्क है और वो भी बटरफ्लाई का शेप का। फांगशी याद करती है कि बाय जिंग जो उसकी फ्रेंड है जो ऑर्फनेज में बड़ी हुई थी, उसके पीठ पर भी ऐसा ही एक बटरफ्लाई वाला बर्थ मार्क था, जिससे वो कंफ्यूज होती है। फिर किम बताती है कि शेंगली मेरा भाई था, लेकिन उसने मुझे जानबूझ के मेरे घर से गायब कर दिया और जब मदर ने मुझे एक्सेप्ट किया तो भी उसने ये बोल दिया कि मैं उसकी सिस्टर नहीं हूँ। तुम्हें भला बताओ कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। जिस पर फांगशी कहती है कि पहले तो मुझे डाउट था कि तुम फीफी हो सकती हो, लेकिन तुम्हारी बातें सुनने के बाद मैं 100% श्योर हो चुकी हूँ कि तुम जो भी कह रही हो वो एकदम झूठ है। जहाँ पर किम उससे फिर से सिंपैथी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फांगशी उसके ऊपर पानी गिरा देती है और उससे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे साथ सिंपैथी लेने की कोशिश करोगी तो मैं तुम्हें ऐसा करने दूंगी, तुम एक फेक हो। शेंगली ने सही पहचाना, तुम उसकी सिस्टर नहीं हो, और ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है, जिससे तो किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। उसके बाद किम फांग के पास जाती है। फांग उसे ऐसा देख के पूछती है कि क्या हुआ, तो किम कहती है कि ये सब कुछ मेरे साथ फांगशी ने करा है, वो जानबूझ के मुझे बुली करती है। फांग उससे कहती है कि अब तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अगले सीन में किम जा रही होती है तो वहाँ पे जैन उसका वेट करता है। जैन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, मुझे पता है कि तुम रियल फीफी नहीं हो। किम उससे कहती है कि इन लोगों को मत बताना कि मैं असली फीफी नहीं हूँ और मैं तुम्हें कंपनी के शेयर्स दिलवाने की मदद करूंगी। जैन कहता है कि मैं भी यही चाहता हूँ, मैं बस ये चाहता हूँ कि शेंगली कैसे भी करके बर्बाद हो जाए। किम कहती है कि मेरा भी रियल मोटिव यही है। दोनों अब प्लान बनाते हैं कि वो शेंगली को कंपनी से बाहर कैसे निकालेंगे। नेक्स्ट सीन में फांगशी जब अपनी ऑफिस पहुंचती है तो शेंगली आके उसे हक करता है और उससे कहता है कि किम ने कहीं तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। फांगशी से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं किम से मिली थी। शेंगली कहता है कि मिस्टर लियांग ने कॉल करके मुझे बता दिया था। फिर वो फांगशी से कहता है कि किम के पास में बहुत ही केयरफुल रहना, वरना वो तुम्हें बर्बाद कर देगी। फांगशी कहती है कि मैं इतनी भी वीक नहीं हूँ। फिर वो उससे कहता है कि मेरी मदर ने आज किम के लिए एक पार्टी रखी है, तो क्या तुम वहाँ पे मेरे साथ चलोगी, जिस पे फांगशी अग्री होती है। रात को हम देखते हैं कि पार्टी में फांग सभी को किम से इंट्रोड्यूस करवा रही है और उसे फीफी बताती है। बड़ी बड़ी फैमिली के लोग आते हैं और अपने बेटे की शादी फीफी से करने के लिए कहते हैं, जहाँ पर फीफी सोचती है कि रिच होने का मतलब ये होता है कि इतने सारे रिश्ते भी मिलते हैं, लेकिन फांग सभी से मना कर देती है और कहती है कि अभी मुझे मेरे कोई भी बच्चों की शादी नहीं करनी है। इवन शेंगली भी जो सबसे कह रहा है कि उसकी फियांसे है वो भी झूठ है, जिससे सभी बातें करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे शेंगली आ जाता है एंड सबसे कह देता है कि मेरी मदर झूठ बोल रही है, फांगशी मेरी सच में फियांसे है। फांग उन दोनों से पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। दोनों से कहते हैं कि अगर फीफी हमारी फैमिली है तो उसकी वेलकम पार्टी में तो हमें भी आना होगा, जिससे फीफी कंफ्यूज होती है। फिर फांगशी कहती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि फीफी आपके रियल में बायोलॉजिकल डॉटर है ही नहीं,
फांग कंफ्यूज होती है। तभी पीछे से चैन नाम का एक आदमी भागते हुए आता है। किम के पास आते ही कहता है कि बेटा मैं तुम्हारा फादर हूँ, तुम मुझे इस तरह इग्नोर क्यों कर रही हो। लेकिन किम कह देती है कि मैं इसे नहीं जानती हूँ। फांग उससे कहती है कि भला क्या हुआ, जहाँ पे फांची एंड शेंगली उससे कहते हैं कि हमें डीएनए टेस्ट करवाना चाहिए क्योंकि मिस्टर शेन ही किम के रियल फादर हैं। जिससे फांग भी डीएनए टेस्ट करवाने के लिए अग्री हो जाती है। जब डीएनए टेस्ट के रिजल्ट्स आने वाले होते हैं तब सभी वहाँ पे वेट कर रहे होते हैं, जहाँ पर किम जल्दी से शेन को मैसेज करके हेल्प मांगती है। कुछ देर बाद डीएनए टेस्ट के रिजल्ट आते हैं, लेकिन रिजल्ट में तो यही होता है कि किम ही फांग की बेटी है, क्योंकि जरूर डीएनए टेस्ट रिजल्ट चेंज करवाने में शेन ने मदद करी होगी। जिससे फांग शी एंड शेंगली कंफ्यूज होते हैं। फांची कहती है कि अभी एक और रिजल्ट आने वाला है, हमें उसके बाद ही पता चलेगा। कुछ देर बाद एक और रिजल्ट आता है, जहाँ पता चलता है कि दूसरी डीएनए रिपोर्ट थी नेगेटिव थी। जिससे फांग कहती है कि तुम दोनों ने इसके साथ कुछ छेड़छाड़ भी करी हो सकती है, ये रियल नहीं है। जिस पर फांगशी कहती है तो इसका मतलब तो ये भी है ना कि फर्स्ट वाली रिपोर्ट भी रियल नहीं हो सकती है, उसके साथ भी किसी ने टैम्पर करी हो। लेकिन फांग तो अभी भी यही बिलीव करती है कि किम उसकी बेटी है। तभी वहाँ पे शेंगली को शेन का कॉल आता है, जो बताते हैं कि ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो गई है। सब घर पहुँचते हैं तो ग्रैंडपा बेहोश होते हैं, जहाँ पर शेन कहता है कि जब ग्रैंडपा को पता चला कि फीफी को तुम्ही ने घर से बाहर निकाल दिया था बचपन में, तो ये सुनकर वो बेहोश हो गए। जिस पर फांगशी गुस्सा करता है और कहता है कि तुम लोग मेरे फैमिली का हिस्सा नहीं हो। डॉक्टर कहते हैं कि मिस्टर दांग की तबीयत इसलिए खराब हुई है क्योंकि उन्हें स्ट्रेस है और वो बहुत ही शॉक में चले गए थे, इसलिए अभी उनके लिए स्ट्रेस वाला माहौल क्रिएट करना अच्छी बात नहीं है। जिससे शेंगली सबसे कह देता है कि इस घर में सिर्फ मेरी फैमिली के लिए जगह है, जिसमें मेरे ग्रैंडफादर एंड फांगशी है, बाकी सब यहाँ से चले जाएं। जिससे सभी वहाँ से चले जाते हैं। सबके जाने के बाद फांगशी शेंगली से कहती है कि तुम चिंता मत करो, ग्रैंडफा को कुछ भी नहीं होगा। जिस पर वो भी अग्री करता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फांगशी बाओजिंग से मिलने जाती है, जहाँ पे उसने बाओजिंग का फांग के साथ डीएनए टेस्ट करवाया होता है, लेकिन वो नेगेटिव आता है। तो वो बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाती है क्योंकि उसे लग रहा था कि बाओजिंग ही फांग की डॉटर है। यहाँ पे एक नर्स थी जो बहुत ही एम्बैरेस हो रही थी। पता चलता है कि कल नर्स से गलती से डीएनए सैंपल्स एक्सचेंज हो गए थे, इसीलिए कल किम का डीएनए रिपोर्ट पॉजिटिव आया था और बाओजिंग का डीएनए रिपोर्ट नेगेटिव आया था। लेकिन वो सबके सामने ये बात नहीं बताती है। यहाँ पे फांगशी बाओजिंग से कहती है कि तुमने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया है, इसलिए मैं भी हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। तभी फांगशी को ऑफिस से कॉल आता है, जिससे वो जल्दी से ऑफिस पहुंचती है। पता चलता है कि जितने भी इन्वेस्टर्स थे अब कोई भी उसकी कंपनी के साथ इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सभी ने उसकी कंपनी में शेंगली की वजह से ही इन्वेस्ट करा था। और जब अब शेंगली ही इतने सारी प्रॉब्लम में आ चुका है तो कोई भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार नहीं है एंड सारे इन्वेस्टर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर वो मिस्टर लियांग से पूछती है कि आप भी मेरी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करोगे। जिस पर मिस्टर लियांग कहता है कि मैंने इनिशियली सिर्फ तुम्हारे साथ इसीलिए रिलेशन बनाए थे क्योंकि तुम शेंगली की फियांसे थी, लेकिन तुम्हारे जो परफ्यूम थे वो अभी तक के बेस्ट हैं, इसलिए मैं तुम्हारे साथ काम कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। जिससे फांगशी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में हम शेंगली को देखते हैं, जो कि बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग में था, जहाँ पे उसकी मदर फांग के पास कंपनी के 20% शेयर थे, किम के पास कंपनी के 25% शेयर थे एंड शेंगली के पास कंपनी के 25% शेयर थे। बाकी के 30% शेयर ग्रैंडपा के पास थे, लेकिन वो भी बेहोश थे। जिससे सभी मिलकर यही प्लानिंग करते हैं कि शेंगली को चेयरमैन की पोजीशन से हटा दिया जाए, जिससे शेंगली को बहुत ही बुरा लगता है। फिर वो सबके सामने कहता है कि मेरी फादर की डेथ के बाद इस कंपनी को बैंकरप्सी से मैं ही आगे लेके आया था, लेकिन अगर तुम सबको ये लगता है कि मेरे बिना तुम इस कंपनी को चला लोगे तो मैं खुशी खुशी कंपनी छोड़ के चले जाऊंगा। और ऐसा कह के वो वहाँ से चले जाता है। उसके जाने के बाद फांग शेन से कहती है कि अब से कंपनी के चेयरमैन तुम होगे और तुम्हें ही सारी कंपनी संभालनी होगी। शेंगली रात को फांगशी के घर जाता है, जहाँ पे फांगशी से खाना बना के खिलाती है और उसे कहती है कि तुम किसी भी चीज के बारे में टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगी। शेंगली उसे थैंक यू कहता है इतने टाइम में भी उसका सपोर्ट करने के लिए। जिस पर फांगशी कहती है कि कपल इसीलिए होते हैं। तभी शेंगली को मिंग का कॉल आता है और वो कंपनी के बारे में बता रहा होता है, लेकिन शेंगली कहता है कि अभी उसे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके साथ में फांगशी है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि फांगशी एंड शेंगली उसी शॉप में आए हैं, कपड़े खरीद रहे हैं। तभी वहाँ पे किम एंड जेन भी आ जाते हैं, जो कि आते ही दोनों से कहते हैं कि तुम भला अब इस शॉप में से कपड़े कैसे खरीद रहे हो, अब ना तो तुम बिलियनर हो और ना ही कहीं के सीईओ हो। और ऐसा कहकर इसकी इंसल्ट करने लगते हैं, जहाँ पे फांगशी दोनों से कहती है कि तुम्हें इतना भी घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। जिस पर शेन कहता है कि अगर तुम्हें चाहिए कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड अभी भी महंगे कपड़े पहन पाए तो क्यों ना तुम एक रात के लिए मेरे पास आ जाओ, फिर मैं यहाँ के सारे ही कपड़े तुम्हें दिला दूंगा। जिससे फांगशी गुस्सा होती है और उन दोनों की इंसल्ट करने लगती है। जिस पर किम एंड जेन उससे कहते हैं कि तुम्हें इस चीज इतना घमंड किस चीज का है, मिस्टर लियांग भी अब तुम्हें पहले की तरह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे फांगशी कहती है कि ये तुम्हारी गलतफहमी है और ऐसा कहकर मिस्टर लियांग को कॉल करने की धमकी देती है।
लेकिन उसी टाइम पे मिस्टर लियांग का ही उसे कॉल आ जाता है और वो फांची से कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोलैबोरेशन करने का आइडिया मेरा सबसे बेस्ट था, क्योंकि जो परफ्यूम तुम्हारी कंपनी ने मुझे बना के दिए हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर भी बेस्ट सेलिंग है। फिर वो कहता है कि अब शैंगली जब जिन ग्रुप का पार्ट नहीं रहा तो मैं वहाँ पे इन्वेस्ट भी नहीं करूंगा और शैंगली जहाँ होगा मैं वहीं इन्वेस्ट करूंगा। जिससे तो फांची जो उन लोगों को सुनवाना चाहती थी वो सुनवा देती है और कहती है कि आज के बाद हमें इस तरह की धमकी मत देना। फिर शैंगली उन दोनों से कहता है कि मेरी फियांसे से तुम दोनों तमीज से बात करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। जिस पर दोनों ही गुस्सा करते हैं एंड वहाँ से चले जाते हैं। उनके बाहर जाते ही शैनली तो फांची की तारीफ करने लगता है और कहता है कि तुमने उन्हें कितना अच्छा सबक सिखाया और ऐसे किस करने वाला होता है, लेकिन एम्बैरेस होकर फांची वहाँ से चली जाती है। तभी शैंगली मिन को कॉल करता है और कहता है कि अब ये नाटक बहुत हुआ, अब हमें किन एंड जैन को सबक सिखाना ही होगा। यहाँ पे फांची किम को किसी से बात करते हुए देखती है और उसका पीछा करने का डिसाइड करती है। किम कहीं और नहीं बल्कि बाइजिंग के पास ही जाती है एंड उसे जहर खिलाने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से फांची आ जाती है एंड बाइजिंग को बचा लेती है। पता चलता है कि किम को पता चल गया था कि बाइजिंग रियल फीफी है, इसीलिए वो उसे मारने के लिए उसके पास आई थी। फांची से कहती है कि तुम इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो। फिर वो उससे कहती है कि अच्छा तो तुम यहाँ पे उसे जहर खिलाने नहीं बल्कि उसकी जान बचाने आई थी। तो किम भी ऐसा नाटक करने लगती है कि वो यहाँ पे मेडिसिन लेके आई थी, जिस पर फांची वही मेडिसिन लेती है एंड जबरदस्ती किम को खिलाने लगती है, जिससे तो किम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। तभी बाइजिंग को होश आ जाता है, जिससे वो फांची का नाम लेने लगती है। फांची जैसे ही बाइजिंग के पास जाती है कि वहाँ से भाग जाती है। जहाँ पे होश में आते ही फीफी उससे कहती है कि मेरा असली नाम फीफी है ना और मेरे भाई का नाम शेंगली है। फांची से कहती है कि तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला। वो कहती है कि मैं भले ही कोमा में थी लेकिन मुझे तुम जो भी बातें करती थी मुझे सब कुछ सुनाई देता था और इतने दिन से तुम मेरे भाई और मेरी फैमिली के बारे में बात कर रही थी, अब मुझे उन सबसे मिलना है। जिससे फांची हाँ करती है एंड शेंगली को कॉल करके बुलाती है। शेंगली आता है एंड फीफी को देख के खुश होता है। फिर वो उससे माफी मांगता है। इतने सालों पहले शेंगली की गलती की वजह से ही फीफी खो गई थी, लेकिन फीफी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आपने तो मुझे बाहर खेलने से मना करा था, फिर भी मैं चुपचाप घर से बाहर चली गई। शेंगली कहता है कि तो मेरी लाइफ में वापस आ गई, ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट गिफ्ट है। फीफी उसे टीज करते हुए कहती है कि अगर मैं आपका बेस्ट गिफ्ट हूँ तो फांची भला क्या है, जिससे सभी एम्बैरेस होते हैं। नेक्स्ट सीन में किम फांग के पास पहुंचती है। तभी फांग को शेंगली का कॉल आता है जो उसे बताता है कि असली फीफी मिल गई है, जिससे तो वो खुश हो जाती है। फिर शेंगली कहता है कि किम के सामने ऐसा प्रिटेंड करना कि आपको इस बारे में कुछ भी नहीं पता है एंड जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ, लेकिन किम तो सारी बातें सुन लेती है। फांग फिर वहाँ से जाने वाली होती है, लेकिन तभी किम उसके सर पे कुछ मार देती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम के घर पे फांग, शेंगली एंड फीफी आ गए हैं, लेकिन फांग को तो किम ने बांध के रखा है और उन्हें थ्रेटन करती है कि अगर तुम मेरे पास में आए तो मैं इसे मार दूंगी। जहाँ पर फीफी कहती है कि मेरी मदर को कुछ मत करो। फांग उससे सॉरी कहती है कि मैं तुम्हें इतने सालों तक ढूंढ नहीं पाई। फिर किंग फांग को मारने वाली होती है तो शेंगली इससे कहता है कि मेरी मदर को मत मारो, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। किम उससे कहती है कि मुझे तुम्हारी पूरी कंपनी चाहिए। शेंगली कहता है कि वो भी ले लो। किम पूछती है कि तुम्हारी मदर तो तुमसे प्यार भी नहीं करती हैं, तो भला तुम उनके लिए अपनी कंपनी कैसे दे सकते हो। वो कहता है कि मुझे चीजों से प्यार नहीं है, मुझे बस मेरी मदर चाहिए। लेकिन किम कहती है कि मुझे इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता और वो फांग को मारने वाली होती है, लेकिन तभी तीनों आ जाते हैं एंड उसके हाथ में से नाइफ छुड़वाने लगते हैं। इन्हीं सब के बीच में फाइट में शेंगली को नाइफ लग जाती है एंड उसका ब्लड लॉस हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल में है। तभी फांगशी भी उसके पास है। जब शेंगली को होश आता है तो फांगशी से कहती है कि तुम्हें इतना डेंजरस काम करने की क्या जरूरत थी, तुम्हें कितनी चोट लगी है। लेकिन शेंगली कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। तभी वहाँ पे उसकी पूरी फैमिली भी आ जाती है एंड फांग आते ही शेंगली से माफी मांगने लगती है, इतने सालों तक उसके साथ इतना बुरा बिहेव करने के लिए। लेकिन शेंगली कहता है कि कोई बात नहीं। फिर शेंगली अपने मदर से पूछता है कि क्या आपने फांगशी के लिए भी अप्रूव कर दिया है, जिस पर वो फांगशी का हाथ शेंगली के हाथ में रखती है और कहती है कि तुम दोनों की वर्ल्ड में बेस्ट जोड़ी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शेंगली वापस से अपने कंपनी में पहुंच चुका है एंड वापस से चेयरमैन की पोजीशन उसे मिल गई है और उसने जाते ही जैन को सबसे पहले काम से निकाल दिया। ये उसने बेस्ट काम किया था। अब कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि शेंगली एंड फांची की वेडिंग का दिन है, जहाँ पे फांची एकदम प्रिटी सी ब्राइड बन के शेंगली के पास आती है। शेंगली से कहता है कि इस दिन का मैंने बहुत ही दिन से वेट किया था। तभी ग्रैंडपा खड़े होते हैं एंड दोनों को किस करने के लिए कहने लगते हैं। फांगशी कहती है कि तुम्हारे ग्रैंडपा तो कुछ ज्यादा ही मॉडर्न है, जिस पर शेंगली भी हाँ करता है एंड दोनों किस करते हैं और इसी के साथ हमारी स्टोरी की ब्यूटीफुल सी एंडिंग हो जाती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।